My dear students, welcome again at कैप्टन बत्रा क्लासेस। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, एक चार्ट बना करके हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करा था। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे और पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसमें जो रूल्स आते हैं उन रूल्स को आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहले आप ये समझिए, उस दिन चार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इनके ऑब्जेक्टिव केस और इनके पजेसिव केस, इन सब को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। टुडे माय डिस्कशन इज कि आखिर इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। तो देखिए, आई, वी, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उनको भी, और इसके जो पजेसिव केस होते हैं उसको भी। ऐसे ही यू को भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और ही, सी, इट, दे को भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और ही, सी, इट, दे को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन क्यों कहते हैं, और ही, सी, इट, दे को हम थर्ड पर्सन क्यों बोलते हैं। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा जाता है कि द पर्सन स्पीकिंग, यानी जो आदमी बोल रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट कब होती है। प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हमको कन्वर्सेशन में, हमें बोलने में होती है। इसलिए ये बात कही गई कि द पर्सन स्पीकिंग, यानी जो आदमी बोल रहा है। तो जो आदमी बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोल रहा हूं तो आई विल बी फर्स्ट पर्सन, एंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन होगा, वो यू होगा, यानी वो सेकंड पर्सन होगा। और ही, सी, इट, दे, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, और हम जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन कहलाएगा, द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन होगा, वो थर्ड पर्सन होगा, और उसे हम ही, सी, इट, दे कहेंगे। इस प्रकार से जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो ये थ्री पर्सन्स होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं क्योंकि द पर्सन स्पीकिंग, जो आदमी बोल रहा होगा वो फर्स्ट पर्सन में आएगा, और द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बातें हो रही होंगी वो सेकंड पर्सन होगा, और द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही होगी वो कौन कहलाएगा, दैट विल बी थर्ड पर्सन, उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन के थ्री पर्सन्स होते हैं। ये हम लोगों ने यहां तक स्टडी किया। अब इसके बाद हम लोग रूल्स में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट रूल ये है, ध्यान दीजिएगा कि पहला रूल यह है कि जब भी हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे तो उस पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर, ध्यान दीजिए, जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था आई से लेकर के लास्ट में देयर्स तक, जब भी इन पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज करेंगे तो इन पर्सनल प्रोनाउंस का नंबर, पर्सन और जेंडर वही होना चाहिए जो इनके एंटीसीडेंट का
नंबर, पर्सन और जेंडर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट हिज हर देयर एल्डर्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मस्ट रेस्पेक्ट हिज हर देयर, इसमें से हिज होगा कि हर होगा कि देयर होगा। मैंने आपसे बताया कि जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसमें हिज, हर और देयर ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ आपको इनमें से कोई एक पर्सनल प्रोनाउन लेना है। रूल मैंने आपको बोला था कि जब किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे तो उसका नंबर, पर्सन और जेंडर, ध्यान दीजिए, प्रोनाउन का नंबर होता है, उसका जेंडर होता है और उसका पर्सन होता है। तो उसका नंबर, पर्सन और जेंडर वही होना चाहिए जो इसके एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हम किसे कहते हैं? एंटीसीडेंट को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब यह है कि वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके लिए आपने उसका यूज किया है। जैसे यहां पर लिखा है एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट। अब ये जो एवरीवन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा प्रोनाउन सेलेक्ट करना, यानी ये एंटीसीडेंट है। तो एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट हिज हर देयर एल्डर्स में से इनमें से कौन सा होगा? तो पहला स्टेप यह है कि आप ये देखिए कि आपका जो एंटीसीडेंट है ये सिंगुलर है कि प्लरल है, यानी इसका नंबर क्या है। तो अब जो एवरीवन है, आप जानते हैं कि ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। सिंगुलर में प्रयोग करेंगे। तो अगर ये सिंगुलर है तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले रेस से देयर को बाहर करेंगे, यानी जो देयर है अब ये रेस में नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एंटीसीडेंट है, जब ये सिंगुलर है तो ये प्लरल लिखा है देयर, और ये नहीं हो सकता क्योंकि एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। तो रेस में सबसे पहले देयर बाहर हो गया। लेकिन अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का रिप्लाई यही आता है कि वो देयर को ही आंसर बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिज और हर, आप जानते हैं कि जो हिज है ये मैस्कुलिन जेंडर में है और जो हर है ये फेमिनिन जेंडर में है। अब आपको ये समझना है कि हम हिज का यूज करें कि हर का यूज करें, यानी जेंडर कौन सा होना चाहिए। पर्सन तो आप देख रहे हैं, पर्सन में ये तीनों ही थर्ड पर्सन के हैं, इसलिए पर्सन का कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले हम लोगों ने नंबर की बात की, अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं कि इसमें जेंडर क्या होना चाहिए। तो हिज होगा तो मैस्कुलिन जेंडर और हर होगा तो फेमिनिन जेंडर। अब आप बताइए कि इसमें हिज होगा कि हर होगा एवरीवन के अकॉर्डिंग। अब अगर आप हिज का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों को तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन हर मतलब महिलाओं को, अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप केवल हिज यूज करेंगे तो ये मैस्कुलिन जेंडर की बात होगी, यानी पुरुषों की बात होगी, और इसमें महिलाएं इंक्लूड नहीं होंगी। और अगर आप हर का यूज कर देते हैं तो फिर इसमें से जो पुरुष हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंडीशन में जहां मैन और वुमेन दोनों इंक्लूड होते हैं और हम वीमेन का या मेन की अलग से बात नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स
ना कि हर एल्डर्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि एवरीवन मस्ट रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो ग्रामर में ये नियम है कि जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों इंक्लूड हों और वीमेन को यानी महिलाओं को स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लेते हैं, ना कि फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन लेते हैं। इसमें और भी तरह तरह की लॉजिक दिए जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसलिए हम हिज का यूज़ करते हैं, हर का यूज़ नहीं करते। लेकिन ध्यान रखेंगे आप, ये ग्रामर में तो आप हिज का यूज़ कर सकते हो यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, लेकिन जब ये मामला कन्वर्सेशन का होगा यानी जब आपको बोलचाल की भाषा में आप बात कर रहे होंगे, उस समय आपको हिज और हर दोनों लेना होगा। क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज है यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है, वो हमेशा हिज और हर दोनों का यूज़ करते हैं। या जब भी आप देखो स्कूल में नोटिस आती है तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए आता है कि हिज ऑब्लिक हर, क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों है। तो अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो कन्वर्सेशन में हम हिज और हर दोनों लेंगे, लेकिन ग्रामर में हम केवल मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लेंगे, और चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर देयर भी नहीं होगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एवरीबडी वॉज बीइंग रेडी फॉर हिज हर देयर शो। मान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा का कोई शो है, उसमें मेल परफॉर्मर्स भी हैं, फीमेल परफॉर्मर्स भी हैं। मेल भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और फीमेल भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं। और तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एवरीबडी जो लिखा है ये सिंगुलर है, तो आप जानते हैं तो अब यहाँ पर देयर नहीं हो सकता। अब चूंकि इसमें मैन और वुमेन दोनों इंक्लूड हैं, हमने वीमेन को मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम हर का भी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हिज का यूज करेंगे, वॉज बीइंग रेडी फॉर हिज शो। लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों ही परफॉर्मर्स यानी मैन और वुमेन दोनों इसमें इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एवरीवन ऑफ मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट्स, यानी मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट्स में से प्रत्येक वॉज गेटिंग रेडी फॉर हिज हर देयर शो। अब आप जानते हैं पहले एग्जाम्पल्स की तरह से यहाँ पर देयर नहीं होगा, और ये लिखा हुआ है मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट्स, यानी मिस इंडिया का मतलब कि वीमेन की बात हो रही है। तो जब वीमेन की बात हो रही है तो अब हम यहाँ पर हिज का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह मेंशन कर दिया गया है कि हम वीमेन की बात कर रहे हैं। तो जब वीमेन मेंशन हो गया स्पेसिफिकली, उस समय हम किसका यूज करेंगे, हम फेमिनिन जेंडर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे ये सारे प्रोनाउंस आप देखिए ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ध्यान देंगे फिर से कि पर्सनल प्रोनाउन का नंबर, पर्सन और जेंडर वही होगा जो इसके एंटीसीडेंट का, यानी जिस नाउन के लिए आपने उस प्रोनाउन को यूज किया है, जो उसका नंबर, पर्सन और जेंडर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पर्सनल प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको अब स्पष्ट हो गया होगा, और इसके बाद अब हम अगले रूल पे चलते हैं। रूल 2 ये है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे तो
वो पर्सनल प्रोनाउन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा होगा या वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा होगा तो वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फिर से एक बार सुनिए कि नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन मस्ट ऑलवेज बी इन ऑब्जेक्टिव केस। यानी अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो उसे हम किस केस में रखेंगे? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, आई टॉट देम। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि जो आई है ये टॉट का सब्जेक्ट है और जो देम है ये टॉट का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक बात और आपको समझनी होगी कि अगर आप यही ना समझ पाए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, यानी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। जैसे आई टॉट देम में जो देम लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए है क्योंकि ये टॉट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये कैसे पहचान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो एक्शन है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, वो सब्जेक्ट के साथ साथ किसी और को पास ओवर होता है, यानी किसी और को भी प्रभावित करता है। तो जिस किसी को पास ओवर होता है या जिस किसी को प्रभावित करता है उस पर्सन को या उस थिंग को या उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई टॉट देम में मेरे पढ़ाने का जो एक्शन है ये स्टूडेंट्स को ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स टू से दे आर becoming knowledgeable, they are getting knowledge, whatever knowledge is being imparted by me वो उनको मिल रहा है। इस प्रकार से ये एक्शन देम को ट्रांसफर हो रहा है। तो देम क्या हो गया? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना करके यूज करेंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो इस प्रकार से जो देम है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला एग्जांपल ये है कि चिल्ड्रन वेंट विद हर। अब इसमें हमने क्या किया है? यहाँ जो चिल्ड्रन है ये सब्जेक्ट है, वेंट ये वर्ब है, और आप देखिए विद ये प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन है, और जो हर लिखा हुआ है ये यहाँ पर किस केस में है? ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है? ये ऑब्जेक्ट इसलिए है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट इसलिए है कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो ये हर ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, मैं यहाँ पर नाउन को भी ले रहा हूँ, प्रोनाउन को भी ले रहा हूँ, कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। या हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर वो प्रीपोजिशन बन करके आएगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर वो यूज होता है तो हमेशा किस केस में जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस प्रकार से ये देम ऑब्जेक्टिव केस में है और हर ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब टॉट का और ये वर्ब वेंट का ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है। तो चलिए अगले एग्जांपल में आते हैं। अगले एग्जांपल में मैंने दोनों ही चीजें इंक्लूड कर दी हैं। आई परचेज्ड अ पेन फॉर हिम। अब इसमें आई सब्जेक्ट है
परचेज्ड ये वर्ब है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन और हिम। तो जो पेन है ये परचेज्ड का ऑब्जेक्ट है, यानी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और जो हिम है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फॉर के बाद हिम आ रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अ पेन ऑब्जेक्टिव केस में है और यहाँ जो हिम है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, और अगर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा तो भी ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये पहचानना आपको आना चाहिए कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि केस आफ्टर इज, एम, आर, वाज, वर। अभी हमने ये बात किया, इस एग्जाम्पल में हमने ये बात किया कि अगर वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, अगर हम इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करें तो ये कैसी वर्ब्स हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं और साथ ही साथ इनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। अगर इनको हम मेन वर्ब बना करके यूज करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर को, तो ध्यान दीजिएगा इनके बाद जब आप प्रोनाउन को यूज करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा नॉमिनेटिव केस में जाएगा, कभी भी वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाएगा। जैसे इट इज आई, लोग ऐसे बोलते हैं इट्स मी, इट्स मी नहीं बल्कि इट इज आई, इट्स आई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रूल ये है कि जब हम इज, एम, आर, वाज, वर इनको हम क्या कहते हैं? बी के फॉर्म कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। जब आप इनका मेन वर्ब की तरह से यूज करेंगे तो उनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। जैसे इट इज आई होगा ना कि इट इज मी होगा। आप इट इज आई कहेंगे, आई नॉमिनेटिव केस है और मी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक ऐसे ही इट वॉज ही होगा ना कि इट वॉज हिम होगा। हिम क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉज के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं कर सकते। वॉज के बाद हम क्या करेंगे? नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। इट वॉज ही हु वायलेटेड द रूल, ये नहीं कि इट वॉज हिम हु वायलेटेड द रूल। आप कहेंगे इट वॉज ही हु वायलेटेड द रूल। तो इस रूल में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद यूज होगा तो उसको हम किस केस में रखेंगे? उसको हम नॉमिनेटिव केस में रखेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक बार पहले रूल को डिक्टेट कर देता हूं कि आखिर रूल 6 है क्या। ध्यान से सुनिएगा। रूल 6 ये कहता है कि अगर हम दो सिंगुलर प्रोनाउंस को, ध्यान दीजिए इसमें दो बातें हैं, दो सिंगुलर प्रोनाउंस को और एक सिंगुलर और एक प्लरल प्रोनाउंस को। तो पहले हम लोग सिंगुलर प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। अगर हमने दो सिंगुलर प्रोनाउंस को एंड से ज्वाइन किया हो, ध्यान दीजिए अगर हमने दो सिंगुलर प्रोनाउंस को, दो सिंगुलर नाउन्स को, अगर हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया हो, अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं
तो आप जानते हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से तो हम कई कंडीशन में ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम एंड श्याम, और आगे हमने लिखा कि आर रीडिंग, राम एंड श्याम आर रीडिंग। यानी यहां पर राम और श्याम को हमने एंड से ज्वाइन किया, और उसके बाद हमने वर्ब क्या यूज की है, हमारी जो वर्ब है दैट इज प्लरल, राम एंड श्याम आर रीडिंग। लेकिन इस रूल में मैं थोड़ा इससे अलग बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि when two subjects are joined by and, अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन किया हो, और ध्यान दीजिए अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स सेम पर्सन को रिफर करते हो, जैसे राम और श्याम को हमने एंड से ज्वाइन किया, और एंड से ज्वाइन करने के बाद हमने उसके लिए आर का यानी प्लरल वर्ब का यूज किया। लेकिन नीचे के एग्जाम्पल में आपको यह देखना है कि सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, जैसे राम और श्याम ये दोनों सिंगुलर है। लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि यहां पर इज और हिज होगा कि यहां पर आर और देयर होगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम एंड से ज्वाइन करें, जैसे सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन दोनों को हमने एंड से ज्वाइन किया, और रूल यह है अगर एंड से ज्वाइन होने के बाद वो दोनों अगर सेम पर्सन को रिफर करते हो, अगर ये दोनों सेम पर्सन को रिफर करते हो, जैसे यहां पर राम और श्याम दोनों अलग पर्सन्स हैं, लेकिन आप इसमें देखिए सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर में क्या ये दोनों सेम पर्सन को रिफर करते हैं या ये दोनों अलग अलग पर्सन को रिफर करते हैं। तो अगर ये दोनों सेम पर्सन को रिफर करते हो तो हमारी जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, और हमारा जो प्रोनाउन होगा दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर। अब आपको बताना यह है कि यहां पर इज और हिज होगा या आर और देयर होगा। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि यहां पर इज और हिज या आर और देयर होगा? तो इसका एक तरीका यह है, आप देख सकते हैं सेक्रेटरी और ट्रेजरर, तो जब भी हम किसी ऐसे नाउन को यूज करते हैं जो किसी पोस्ट को दिखाते हैं, तो उनके पहले हम क्या करते हैं, हमेशा उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहां पर सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल द होगा, और जो ट्रेजरर लिखा हुआ है उसके पहले भी आर्टिकल द होना चाहिए, क्योंकि जितनी पोस्ट होती हैं, जो डेजिग्नेशंस होते हैं, उनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सेक्रेटरी के पहले हमने द का यूज किया है, लेकिन ट्रेजरर के पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। तो अगर हम एक नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करें और दूसरे के पहले आर्टिकल द का यूज ना करें, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि वही सेक्रेटरी है और वही ट्रेजरर है। इसलिए क्या होगा, यहां पर इज होगा और हिज होगा, ना तो आर होगा और ना ही देयर होगा। एक बार फिर से मैं रूल आपको रिवाइज करता हूं। मैंने आपको यह बताया कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने एक साथ एंड से ज्वाइन किया हो, और एंड से ज्वाइन होने के बाद अगर वो दोनों मिलकर के सेम पर्सन को रिफर करते हो, अगर एक ही पर्सन को दिखाते हो, तो जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन होगा दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर। अब ये हम कैसे जानेंगे कि वो दोनों सेम पर्सन को रिफर करते हैं या नहीं रिफर करते हैं?
तो इसको पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया कि अगर एक से पहले आर्टिकल द आया हो, जैसे इसके पहले मैंने दोनों में से किसी के पहले आर्टिकल द नहीं लिखा था, और आप जानते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि दोनों से पहले हमें आर्टिकल द लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर हम दोनों से पहले आर्टिकल द लिख देंगे तो इसका मतलब सेक्रेटरी दूसरा व्यक्ति है और ट्रेजरर यानी खजांची दूसरा व्यक्ति है। लेकिन अगर दोनों में से केवल एक से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसका मतलब वही सेक्रेटरी है और वही ट्रेजरर है। तो इस प्रकार से यहां पर हम इज का यूज करेंगे और हिज का यूज करेंगे, क्योंकि वही सेक्रेटरी और वही ट्रेजरर एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट में है। तो इस प्रकार से ये दोनों सेम पर्सन को रेफर करते हैं। तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी और हमारा जो प्रोनाउन है दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर होगा। अगले एग्जाम्पल में आते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी यहां पर हमने इन दोनों नाउन्स को क्या किया है, एंड से ज्वाइन किया है, और एंड से ज्वाइन होने के बाद आपको ये बताना है कि हैज और हिज होगा या हैव और देयर होगा। तो जो अभी आपने पढ़ा कि अगर एक से पहले आर्टिकल द आया हो, इसका मतलब वही व्यक्ति जो है, अगर एक से पहले आर्टिकल द आया हो, इसका मतलब दोनों सेम है, सेम पर्सन है। और अगर दोनों के पहले आर्टिकल द आया हो, जैसे यहां पर केवल कंट्रोलर के पहले आर्टिकल द आया है और ऑडिटर के पहले आर्टिकल द नहीं आया है, इस प्रकार से ये दोनों सेम पर्सन को रिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ ग्रामर। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है। अगर किसी को मालूम हो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी में मतलब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है ये एक पोस्ट का नाम है और इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम सीएजी यानी कैग कहते हैं। और आप जानते हैं कि सीएजी का काम क्या होता है, गवर्नमेंट को पूरे फाइनेंशियल ईयर के खर्चों को मीट आउट करने के लिए जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं, उन पैसों का ऑडिट करना, उनका हिसाब किताब रखना, ये किसका काम होता है, सीएजी का होता है। तो ये पूरा एक पोस्ट का नाम है, एक पद है ये, इसलिए इसके पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। यानी यहां पर हैज होगा और यहां पर हिज होगा, ना तो हैव होगा और ना ही यहां पर देयर होगा। लेकिन एक बात समझिए कि आखिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट, मतलब एक जगह पर तो सही होगा और दूसरी जगह पर एरर बनाई जाएगी। या कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हैव सबमिटेड हिज रिपोर्ट, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी सिंगुलर यानी वर्ब सिंगुलर और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर, दोनों ही यहाँ पर ये सिंगुलर में यूज होंगे क्योंकि ये दोनों मिलकर के सेम पर्सन को दिखाते हैं। क्लियर। चलिए अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एंड से हमने जिन दो नाउन्स को ज्वाइन किया है, अगर वो दोनों मिलकर के सेपरेट पर्सन्स को दिखाते हो, सेपरेट पर्सन का मतलब क्या है, सेपरेट पर्सन मीन्स अगर वो दोनों अलग अलग पर्सन्स को शो करते हो, अगर वो दोनों अलग अलग पर्सन को दिखाते हो, उस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा हमारी जो वर्ब है वो भी प्लरल होगी और जो प्रोनाउन है वो भी प्लरल होगा। कैसे, जैसे द चेयरमैन,
एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इन दोनों ही नाउन को हमने क्या किया है, एंड से ज्वाइन किया है। और अब आपको बताना है कि इज होगा और हिज होगा या आर होगा और देयर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम आर और देयर का यूज करेंगे, इज और हिज का यूज नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर चेयरमैन से पहले आर्टिकल द आया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के पहले भी आर्टिकल द आया हुआ है। इसका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और है और चेयरमैन कोई और है, यानी ये दोनों सेपरेट पर्सन्स को शो करते हैं। अगर ये दोनों सेपरेट पर्सन्स को शो करते हैं तो हमारी जो वर्ब है ये क्या होगी, प्लरल होगी, और जो प्रोनाउन है ये भी प्लरल होगा। अगर यहाँ पर हम आर्टिकल द को हटा दें, सपोज दैट कि हमने यहाँ से आर्टिकल द हटा दिया, तो अगर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहें, इसका मतलब वही चेयरमैन है और वही मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इज और हिज का यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर हमने दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को एक साथ एंड से ज्वाइन किया हो और वो दोनों मिलकर के सेम पर्सन को दिखाते हो, तो आपकी वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। और अगर वो दोनों अलग अलग पर्सन को शो करते हो, उस कंडीशन में जो आपकी वर्ब है वो प्लरल और जो प्रोनाउन है वो भी प्लरल। पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि पहचानने का तरीका क्या है। अगर एक से पहले आर्टिकल द आया हो और दूसरे से पहले आर्टिकल द नहीं आया हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको सिंगुलर मानेंगे। और अगर दोनों से ही पहले आर्टिकल द का यूज किया हो, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग पर्सन को दिखाते हैं और हमारी वर्ब और हमारा प्रोनाउन वो दोनों ही प्लरल होंगे। ये मैंने आपको रूल 6 बताया। इसमें मैंने दो रूल्स को एक साथ क्लब कर दिया। बुक्स में ये 6 और 7 के फॉर्म में आपको मिलेगा, लेकिन मैंने दोनों एक साथ कंपेयर करके और आपको ये बताया है। चलिए अब अगले रूल में आते हैं। अगले रूल में भी मैंने दो रूल्स को एक साथ जोड़ दिया हुआ है। अगला रूल क्या है? अगला रूल ध्यान दीजिए, अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इधर और से, नीदर नॉर से या और से, फिर सुनिए, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हमने इधर और, नीदर नॉर या और से ज्वाइन किया हो, तो जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर और जो हमारा प्रोनाउन होगा दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर। जैसे ईदर और, ईदर राम और श्याम, यहाँ पर हमने ईदर और से क्या किया है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि यहाँ पर हैज़ और हिज होगा या हैव और देयर होगा। ऊपर वाले रूल से ठीक मिलता जुलता ये रूल है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ आपको समझाया है। तो हैज़ और हिज होगा या हैव और देयर होगा। ये मैंने आपको बोला कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इधर और से जोड़ेंगे तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब विल बी सिंगुलर, और जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर। यानी इधर राम और श्याम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ना तो यहाँ पर हैव लिखेंगे ना देयर लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात और कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये होगा कि इधर राम और श्याम, मान लीजिए कि ये हो गया आपका पार्ट ए, इधर राम और श्याम।
और ये हो गया आपका पार्ट बी, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी। इधर राम और श्याम हैज, क्योंकि एरर तो एक ही जगह पर बनेगी, या इस पार्ट में या इस पार्ट में। तो हमने अगर यहां सिंगुलर कर दिया हैज कंप्लीटेड और वहां लिख दिया देयर वर्क, तो आप ध्यान रखोगे कि अगर इधर हैज लिख दिया तो अब उधर भी सिंगुलर प्रोनाउन लेना होगा, ठीक है। या कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर हैव है और उधर हिज है, तो अगर उधर हिज है तो इधर भी आपको सिंगुलर वर्ब लेनी होगी। तो इस प्रकार से अगर हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ईदर और से, नीदर नॉर से या और से ज्वाइन किया होगा तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी और हमारा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, नीदर अब्दुल नॉर करीम। अब यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है अब्दुल और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है करीम। इन दोनों को हमने किससे ज्वाइन किया है? नीदर नॉर से। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है, और जो हमारा प्रोनाउन है ये क्या है? सिंगुलर है। यानी अगर हमने नीदर नॉर से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारी वर्ब सिंगुलर और हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर। अगर यही दोनों अलग अलग जो है नंबर के होते तो कहानी दूसरी हो सकती थी। तो फिलहाल यहां पर सिंगुलर और सिंगुलर का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए, इसी में नेक्स्ट बात यह है कि अगर हमने ईदर और से, नीदर नॉर से या और से क्या किया हो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन किया हो और एक प्लरल सब्जेक्ट को ज्वाइन किया हो, जैसे ईदर अमित और हिज पेरेंट्स। अब आप देखिए, इसमें जो अमित है ये तो सिंगुलर है, लेकिन जो पेरेंट्स है ये प्लरल है। तो अब यहां पर एक सिंगुलर और एक प्लरल सब्जेक्ट है और इन दोनों को हमने क्या किया है? इन दोनों को हमने इधर और से ज्वाइन किया है। तो हमारी वर्ब क्या होगी? वर्ब विल बी प्लरल, और आगे जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी क्या होगा? दैट ऑल्सो विल बी प्लरल। यानी अगर हमने इधर और से, नीदर नॉर से या और से एक सिंगुलर और एक प्लरल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया होगा, उस सिचुएशन में हमारी वर्ब क्या होगी? वर्ब विल बी प्लरल एंड प्रोनाउन ऑल्सो विल बी प्लरल। तो मैंने आपको ये दो बातें बताई कि अगर हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट को और एक प्लरल सब्जेक्ट को इधर और से, नीदर नॉर से या और से ज्वाइन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब मैं समझता हूं कि आपको सारी बातें स्पष्ट इसमें हुई होंगी।